नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। और आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी। और मैं हूँ भाविना देसाई। दोस्तों, माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है और जब ये पहली प्रेगनेंसी हो तो होने वाले पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाते हैं प्रेगनेंसी को लेकर और अपने बच्चे को लेकर। और ये होना बहुत ही लाजमी भी है क्योंकि जो बच्चा आने वाला है उसके लिए हर माता पिता ये चाहते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, अच्छे संस्कारों को लेकर आए और प्रेगनेंसी के दरमियान माँ पूरी तरह से हेल्दी हो और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के ये प्रेगनेंसी इसी तरह 9 महीने कंप्लीट हो। यूँ तो गर्भ में पल रहे बच्चे की पोजीशन और ग्रोथ जानने के लिए समय समय पर डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं, परंतु दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर एक माँ पूरी तरीके से अपने शरीर के साथ, अपने होने वाले बच्चे के साथ अवेयरनेस के साथ जुड़े तो वो अपने हृदय से भी और अपने आप से ही ये पता कर सकती है कि अंदर बच्चा ठीक है या नहीं। इन ऑब्जर्वेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पे आने वाले किसी भी खतरे के बारे में हम जान सकते हैं और जो भी कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं उस खतरे से निपट सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसे हम जान सकते हैं कि बच्चा गर्भ में सुरक्षित है या नहीं, कैसे संकेतों से हमें ये पता चलेगा कि बच्चा अंदर स्वस्थ है कि नहीं, और डिलीवरी के पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। यूजुअली दोस्तों सभी महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआत के समय में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सवाल आता है कि अंदर बच्चा ठीक है, सब कुछ अंदर ठीक रहेगा, प्रेगनेंसी सही जा रही है। और ये प्रेगनेंसी एंड होते होते यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर में मदर्स के अंदर ये सवाल उठता है कि बच्चे का ग्रोथ तो सही हुआ होगा, गर्भ में पानी तो बराबर होगा। तो ये सब हम अपने आप के सेंसेस से भी जान सकते हैं। यूजुअली दोस्तों बच्चे की जो हेल्थ है वो मदर की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। माँ का फूड, माँ की लाइफस्टाइल, और अगर माँ को पहले से कुछ बीमारी है तो उसकी भी आंशिक असर बच्चे के डेवलपमेंट पर होती है। इसीलिए डॉक्टर हमें समय समय पर चेकिंग और कुछ टेस्ट और सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट करते हैं। अब शुरू के दिनों में डॉक्टर जब हमें सोनोग्राफी के लिए कहते हैं तब कई परिवारों में ये मान्यता होती है भाविना कि सोनोग्राफी बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ये तो एक वेव है। परंतु दोस्तों ये ऐसा नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ साउंड वेव। और शुरुआती तौर पर डॉक्टर सोनोग्राफी के लिए इसलिए हमें सजेस्ट करते हैं ताकि डॉक्टर और पति पत्नी दोनों जान पाए कि अंदर जो बेबी है वो एक है या ट्विन बेबी है। और तो और जो इम्प्लांटेशन हुआ है तो वो सही जगह पे हुआ है या तो वो ट्यूब में ही हो गया है। और कई बार दोस्तों बहुत कम केसेस में होता है, परंतु जब ट्यूब में इम्प्लांटेशन होता है तो वो माँ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। सेकंड सोनोग्राफी बच्चे के हार्ट बीट्स चेक करने के लिए 5वें वीक में होती है और 12वें वीक में थर्ड सोनोग्राफी होती है। इस सोनोग्राफी में हमें बहुत कुछ पता चलता है। अराउंड 700 बच्चों में से एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। और कई बार भाविना ये ब्लड टेस्ट, रिपोर्ट, सोनोग्राफी, इन सब की वजह से बहुत सारी महिलाएं डर जाती है, परंतु इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। ये इसीलिए सारी प्रक्रिया है क्योंकि आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ है, सुरक्षित है, ये जानने के लिए ही। और दोस्तों, इसीलिए ये दिव्य गर्भ शो में हम आपको साइंस की दृष्टि से और आध्यात्म की दृष्टि से दोनों तरीके से आपको हर एक चीज़ से अवगत करा रहे हैं, जिससे आपके ये 9 मंथ्स बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खुशी के साथ और बिना डर के कंप्लीट हो और साथ में ही आप अपने बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार दे पाए। अब बात करते हैं अगली सोनोग्राफी की, जो
18 वीक के बाद और 20वें वीक से पहले की जाती है। तो दोस्तों, हमें सोनोग्राफी से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यही एक ज़रिया है कि जिससे हम प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे को, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसके हर एक पार्ट का अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, वो जान पाते हैं। दोस्तों, 18 वीक तक तो हमने सब कुछ चेक कर लिया, यानी कि 5.5 महीने तक। अभी इसी महीने के बाद आपको बच्चे की मूवमेंट फील होना शुरू होगी, बच्चे की कीक, ये सब आप महसूस कर पाएंगे दोस्तों। जैसे भाविना आपने बताया, वैसे ये सोनोग्राफीज करवाना ज़रूरी है, परंतु हमारी साइकोलॉजी के चलते हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स फालतू में बोल रहे हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें बिल्कुल भी नहीं करवाना है और हद से ज़्यादा ओवर करना है। कुछ कुछ जो बेसिक सोनोग्राफीज़ की ज़रूरत होती है उसको ज़रूर से करवाना चाहिए दोस्तों, ताकि हम अपने शिशु के ग्रोथ को एग्जैक्टली देख पाए। और छोटी मोटी बातें जिसके डर के चलते हम सोनोग्राफी करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप को, अपने शरीर को देखना है, अपने बच्चे के साथ जुड़ना है। और कई बार भाविना क्या होता है, एक और भी मिथ है, कई बार कई महिलाओं का पेट ज़्यादा नहीं दिखता है, तो उनको ये एक अंदर सवाल आता है कि मेरा पेट नहीं दिख रहा है, यानी ग्रोथ बराबर हुआ होगा। कई बार कंपैरिजन मोड में भी चले जाते हैं कि मेरी फ्रेंड की प्रेगनेंसी भी मेरे साथ शुरू हुई थी, तो उसका तो पेट बहुत दिख रहा है। और परिवार वाले भी कई बार बहुत बार पूछते हैं कि अरे तुम्हारा पेट नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ है। परंतु दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले 3 महीने में पेट ना के बराबर दिखता है, और ये उतना ही दिखेगा कि समझ लीजिए आपने एक समय बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और आपका पेट थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो पहले ट्राइमेस्टर में पेट इतना ही बाहर आएगा। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर से पेट बढ़ना शुरू होगा। ऑलमोस्ट हाफ प्रेगनेंसी तक आपका जो बेबी बम्प, पेट को हम बेबी बम्प भी बोल सकते हैं, तो वो बेबी बम्प है वो नाभि तक ही रहता है। और ये बेबी बम्प सभी स्त्री यानी कि सभी महिलाओं के अपने शारीरिक स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। कई बार गर्भाशय के सामने बहुत चर्बी होने की वजह से भी पेट बड़ा दिखता है, तो कई बार हमारे जो शरीर के मसल्स और हमारे स्किन वो टाइटन होते हैं, मतलब वो टाइट होते हैं, इसकी वजह से भी पेट ज़्यादा नहीं दिखता है। और जो मदर्स को फर्स्ट प्रेगनेंसी में पेट कम दिख रहा था, उनको सेकंड प्रेगनेंसी में पेट ज़्यादा भी दिख सकता है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में हमारे स्किन, हमारे मसल्स वो टाइट होते हैं और सेकंड प्रेगनेंसी में ये मसल्स लूज़ हो गए होते हैं। इसी कारण के चलते पेट कम या ज़्यादा दिखता है। तो पेट के कम दिखने से या ज़्यादा दिखने के साथ हम बिल्कुल बच्चे के ग्रोथ को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसे एक स्त्री के जीवन का श्रेष्ठ समय बताया जा सकता है या कहा जा सकता है। ये उतना ही नेचुरल है जितना कि यूरिन पास करना या तो खाना खाने के बाद उसका डाइजेस्ट होना। दोस्तों, क्या कभी हम खाना खाने के बाद ये सोचते हैं कि वो किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, गैस बनी है कि नहीं बनी, एसिडिटी होगी कि नहीं होगी? तो उसी तरह वो इतना ही सहज है। लेकिन हम कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिंग होके कॉन्शियसली इस चीज़ को इतना पैम्परिंग के साथ देखते हैं और हम इतना उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि उसे हम एक बीमारी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही सहज है, बहुत ही आम बात है। और जब भी प्रेगनेंसी के दौरान हमने आगे कई सारे एपिसोड्स में देखा है कि हमें प्रेगनेंसी के साथ शुरुआत में वॉमिटिंग होता है, चक्कर आते हैं, तो इन सब का कारण क्या है? जैसे ही हम हमारी प्रेगनेंसी को सहजता के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अपने आप ये सब बंद हो जाएगा और आप खुलकर अपनी प्रेगनेंसी को जी पाएंगे। दोस्तों, इस परिवर्तन को फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहा जाता है। जैसे भाविना ने बताया कि ये उतना ही नॉर्मल है, ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप अपने बच्चे से जुड़ जाएंगे, पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे, आप अपनी प्रेगनेंसी को 100% स्वीकार कर लेंगे,
तो आप इस अवस्था में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हार्मोन्स अपने बॉडी में रिलीज़ करेंगे, और ये पॉजिटिव हार्मोन्स के चलते आप भी पूरा दिन खुशी में रहेंगे, एक स्वास्थ्य से जी पाएंगे और अपने बच्चे को भी वही वाइब्रेशन पास ऑन करेंगे। तो कितना अमेजिंग है। और दोस्तों, जब आप अपने बच्चे से पूरी तरीके से जुड़ते हैं, अपने शरीर को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं, तो आप अपने आप ही, आपका हृदय आपको गाइड करेगा योग्य समय पर कि यस, सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। तो दोस्तों, सिर्फ ज़रूरत है अपने आप के साथ जुड़ने की, अपनी गर्भावस्था को 100% स्वीकार करने की और अपने बच्चे के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट होने की। दोस्तों, हमने बच्चे का सेफ होना तो बहुत ही अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस ब्यूटीफुल दिन की जिसकी आप कितने समय से वेट कर रहे हैं। अपने बच्चे को अपने हाथ में पहली बार लेना जब उसका जन्म होगा, तो डिलीवरी की प्रोसेस को समझना और समझकर उसमें अवेयरनेस के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अभी हम उसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। वैसे तो भाविना, पूरे विश्व में कोई एक कंट्री या कोई अलग स्टेट की बात नहीं करते हैं, परंतु पूरे विश्व में ये एक मान्यता विद्यमान है कि डिलीवरी यानी कि इतना पेनफुल समय कि ये नाक में से नारियल पास करने जितना पेनफुल है। आशा, जनरली डिलीवरी के बाद सभी माँ को इस नज़रिए से देखते हैं कि जैसे वो कोई बीमार है, लेकिन दोस्तों, आज हम डिलीवरी को भी एक अच्छी तरह से समझेंगे कि एक्चुअल में डिलीवरी है क्या। जनरली हम सब डिलीवरी के साथ एक वर्ड को जोड़ देते हैं और वो वर्ड है पेन। डिलीवरी पेन, ऐसा क्यों है? एक्चुअल में ये पेन है क्या? तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम अगर मुट्ठी बंद करते हैं तो और उस मुट्ठी को खोलते हुए हमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप ज़ोर से मुट्ठी को बंद कीजिए और उस समय आपको पेन ज़रूर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने ज़ोर से मुट्ठी बंद की है, उसी समय हमारे स्किन, मसल्स, इन सब पे प्रेशर आता है और इसीलिए हमें पेन होता है। जैसे ही हम मुट्ठी को खोल देते हैं, धीरे धीरे वो प्रेशर कम हो जाता है और अपने आप ही वो पेन चला जाता है। डिलीवरी का भी सेम ऐसा ही है दोस्तों। डिलीवरी का जो पेन है वो और कुछ नहीं है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस है, जो कि जब एक खिंचाव महसूस होता है तब हमें पेन आता है और जैसे ही वो खिंचाव कम हो जाता है, अपने आप ही वो पेन चला जाता है। परंतु दोस्तों, लेबर के 3 स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज है वो थोड़ा लंबा होता है और यहाँ पे इस स्टेज में पेन की इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। जब दूसरा स्टेज आता है, यानी कि पहला कंप्लीट होता है और दूसरा आता है, यहाँ पे पेन की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और जो टाइम है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। यस भाविना, सेकेंड स्टेज यानी डिलीवरी का स्टेज। और थर्ड स्टेज जो है वो है जो इस 9 महीनों के दौरान आपके शरीर में जो परिवर्तन आए हैं उसको बॉडी अपने आप वापस रिकवर करता है। तो डिलीवरी का प्रोसेस जब हमने समझा, तो क्या इसके साथ पेन जोड़ना ज़रूरी है? नहीं ना। तो इसको हम डिलीवरी भी कह सकते हैं या तो कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी का एक, जैसे आपने बताया भाविना, कि एक सबकॉन्शियस में एक इमेज बंधी हुई है। जब भी हम टीवी में देखते हैं तो जब डिलीवरी का अगर कोई सीन आ रहा है तो क्या दिखाते हैं कि एक फीमेल हॉस्पिटल में बहुत चिल्ला रही है, बहुत ही अनबेरेबल पेन में है, डॉक्टर्स, नर्सिस सब इधर भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस में गया क्या है कि डिलीवरी यानी कि एक ऐसा समय जब हमें बहुत पेन होता है, अनबेरेबल पेन होता है और हमें चिल्लाने की ज़रूरत पड़ती है। 9 मंथ के दौरान जब भी आपके अंदर डिलीवरी का थॉट आता है, तब आपके सामने यही इमेज आएगी और इसी इमेज को आप बार बार याद कर रहे हो, आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो और वही फिर आप मैनिफेस्ट करोगे। तो डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस भी इसीलिए बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को समझकर अपने बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे
तो यही डिलीवरी बहुत ही पीसफुल, ब्यूटीफुल और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस में बदल जाएगी। अगर आप पेन के साथ जुड़ेंगे तो उसी थॉट्स के साथ भी जुड़ेंगे दोस्तों, और आपके माइंड में वही इमेज क्रिएट होगी, और फिर क्या होगा कि आप अपनी डिलीवरी को उसी पेन के साथ वापस कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो जैसे ही हमारा 7 मंथ शुरू होता है, तभी से हमें एक पॉजिटिव वे में अपने बच्चे के साथ बात करनी है, अपने आप को तैयार करना है और हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। जैसे ही हम डिलीवरी को पेन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारे थॉट्स भी उसी पेन के साथ, उसी डर के साथ कनेक्ट होंगे, और फिर वापस हम उसी इमेज को अपने माइंड में डालेंगे। और इससे क्या होगा कि हमारे अंदर उसी डर और उसी पेन की इमेज क्रिएट होगी। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों? इसके लिए हमें 7वां महीना कंप्लीट होते ही खुद को अंदर से तैयार करना शुरू करना है। हमें अपने आप को पेन के साथ नहीं, लेकिन जिस बच्चे का हम 9 मंथ से इंतज़ार कर रहे हैं, या ये कहे कि उससे भी पहले से इंतज़ार कर रहे हैं, उसके साथ हमें कनेक्ट होना है। और फिर इससे क्या होगा कि जो डिलीवरी की, बर्थिंग की प्रोसेस है, वो बहुत ही इजी, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी दोस्तों। 8 मंथ शुरू होते ही आपको अपने बच्चे को पॉजिटिव एफर्मेशन देना शुरू करना है, उसके साथ पॉजिटिव गर्भ संवाद करना शुरू करना है कि अब आपका इस पृथ्वी पर आने का समय आ गया है। जब आप पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, आपका पूर्णतः विकास हो जाएगा, तब आपको बाहर आना है। और बाहर मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। पूरा परिवार आपको बहुत सारा प्यार देने के लिए वेट कर रहा है, और बाहर की दुनिया बहुत ही सुंदर है। जब आप बच्चे के साथ ये सब पॉजिटिव बातें करेंगे, तो बच्चा भी ये जो डिलीवरी की प्रोसेस है उसमें आपको सपोर्ट करेगा। और जब आप पेन के साथ अब तक जुड़ रहे थे, डर रहे थे, उसके बदले आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और सोचिए कि जब आप इस समय पे अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होंगे, तो आपके माइंड में पेन वर्ड आएगा? आपके मन में डर आएगा? बिल्कुल नहीं शायद भाविना। यस, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब आप इस तरह अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और एक पॉजिटिव वे में डिलीवरी को लेंगे, तो डिलीवरी के लिए अब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डर था, वो अपने आप ही निकल जाएगा दोस्तों। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सामान्य बात है, और आप इजीली इस बिलीफ को तोड़ सकते हैं और अपनी डिलीवरी को एक सुंदर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, डर के बिना। और इसके साथ साथ कुछ फिज़िकल तैयारी करने की भी हमें ज़रूरत है, और वो तैयारी हमें 8वें महीने पे कर देनी चाहिए दोस्तों। अब उस तैयारी में क्या करना है? हमें अपना एक बैग तैयार करना है जो हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। अब उस बैग में क्या रहेगा? आपके कपड़े, आने वाले शिशु के कपड़े, और उसकी ओढ़ने की चीज़ें, उसके बिछोने, और तो और आपके सैनिटरी पैड्स हो गए, और फिर आपके ऐसे कपड़े की जो फ्रंट ओपनिंग वाले हो, जिससे आपको फीडिंग करवाना आसान रहे। वैसी सारी चीज़ों की बैग आपको 8वें महीने पे ही तैयार कर देनी है दोस्तों। और ये बैग सीज़न के हिसाब से तैयार करनी है। अगर गर्मी है तो उसके हिसाब से, ठंडी है तो उसके हिसाब से, बारिश का मौसम है तो बारिश के हिसाब से। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भाविना, कि जनरली डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, तो हर एक मदर के साथ साथ पूरे परिवार को भी ये होता है कि क्या सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, और ये क्वेश्चन ना होके ये स्ट्रेस का कारण बन जाता है। परंतु दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेस में रहेंगे कि क्या होगा, और आप अगर अपने ज़िद पे अड़े रहेंगे कि मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, तो कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस है वो 90% बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम तनाव में रहते हैं, हम चिंता में रहते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस अपने आप खड़े होते हैं।
इसकी जगह अगर आप अपने बच्चे से ये कम्युनिकेट करें कि बेटा, आपने इस पृथ्वी पर आने का जो समय, जो रास्ता तय किया है, आप उस रास्ते से आ रहे हो, मुझे वो रास्ता स्वीकार है। आप अगर इस स्वीकृति में आ जाएंगे तो अपने आप डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे दोस्तों। और इसमें मेरा अपना एग्जाम्पल है कि मेरी डिलीवरी 8.5 महीने पे हुई थी। डिलीवरी के अगले दिन तक मैं ऑफिस पे काम करती थी और डेली 3 माले 2 बार चढ़ती थी और उतरती थी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब डिलीवरी के लिए मुझे ले जाया गया तो सिर्फ आधे घंटे में ही डिलीवरी हो गई, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी। और मेरे बच्चे का वेट भी 3.25 किलो था। यानी कि वो बच्चे ने, वो सोल ने जिस समय पे, जिस वे से, जिस वेट में आना डिसाइड किया था, जिस वज़न में, तो वो अपने आप आ जाएगा। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा 9 महीने पूरे होने पर ही डिलीवरी होनी चाहिए, सी सेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होगा। आप सिर्फ स्वीकार करिए और अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करिए। अपने आप आपकी डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगी, और जो लेबर पेन है वो लेबर पेन ना रहते हुए वो ब्यूटीफुल डिलीवरी में बदल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने इस एपिसोड में बहुत ही अच्छे से समझा कि किन संकेतों से हम जान पाएंगे कि बच्चा अंदर स्वस्थ है, बच्चे का अच्छे से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। और साथ में ही डिलीवरी पेन को हमने अच्छे से समझा और उस पेन वर्ड को हमने निकाल दिया। कैसे हमने डिलीवरी को एक ब्यूटीफुल प्रोसेस के रूप में जाना। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। और नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि नकारात्मक सोच का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ दिव्य गर्भ में। धन्यवाद। धन्यवाद।